नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो हम लोग जो आपका जो डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे थे फ्रेंड्स, तो देखिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स हुआ नहीं था। और एक्चुअली जो प्रैक्टिस सेट हुआ था उसके बाद में सर फ्रेंड्स हुआ क्या कि हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा जो उंगली है वो फ्रैक्चर हो गया था, इसीलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहा था। अभी भी उंगली फ्रैक्चर है, लेकिन आप लोगों के कमेंट के कारण मैं सोचा कि मैं वीडियो को प्रोवाइड करता हूँ आप लोग के लिए फ्रेंड्स। तो इसके लिए सॉरी, वीडियो नहीं आ रहा था बहुत दिन से, इसके लिए हमें दुख है कि आप लोगों के लिए वीडियो नहीं प्रोवाइड किया था। लेकिन फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो अल्टरनेट हो सके तो मैं अपलोड करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि उंगली में फ्रैक्चर है तो थोड़ा सा दर्द होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं इतना मेहनत अगर आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है क्या कि शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ना कि शंख का बना बैल जो है ना, ये सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है, तो ये मिला है हड़प्पा स्थान से मिला है। और पता है फ्रेंड्स कि हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हड़प्पा को हम लोग प्रारूप स्थल के नाम से भी जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये हड़प्पा जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये याद रखिएगा, ये पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम हड़प्पा से अगर हम बात करते हैं तो और क्या क्या हड़प्पा से मिला है, तो देखिए फ्रेंड्स सुनिएगा ध्यान से कि गेहूं के प्रमाण हड़प्पा से मिले हैं, स्त्री के नाभि से निकलता हुआ पौधा ये भी हड़प्पा से मिले हैं, RH37 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, RH37 ये कब्रिस्तान है, ये भी कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा से मिले हैं। और सभा भवन हड़प्पा से, और आपको पता है कि ये शंख का बना बैल ये भी कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा से मिले हैं। तो इतना पॉइंट आप हड़प्पा से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि चनहुद्रो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चनहुद्रो जो है ना, ये पाकिस्तान में ना सिंधु नदी के तट पर, याद रखिए पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है। और यहाँ से क्या क्या मिले हैं, तो अलंकृत हाथी का प्रमाण मिले हैं, कंघा मिला है, लिपस्टिक मिला है, यहाँ से मिला बनावली। देखिए बनावली ये इससे कहाँ क्या मिला है, तो इससे मिला है उत्तम कोटि का जौ मिला है बनावली, ये बनावली हरियाणा में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सुरकोटदा। देखिए फ्रेंड्स, ये गुजरात में है। और ये जो है ना फ्रेंड्स, ये घोड़े का अस्थिर पंजर जो है ना वो सुरकोटदा से मिले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने चारों ऑप्शन को अच्छे से इसके एक्सप्लेन किया हूँ। तो देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। देखिए जैन तीर्थंकर है, उनका प्रतीक चिन्ह है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपको पता है कि जैन तीर्थंकर टोटल कितने हुए, तो 24 को जैन तीर्थंकर हुए, जिसमें से जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभ देव हैं, जिसको प्रथम जो तीर्थंकर ऋषभ देव को ही माना जाता है। अगर हम बात करते हैं सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन हुए, तो महावीर स्वामी सबसे अंतिम तीर्थंकर हुए 24वें नंबर के। और याद रखिएगा वास्तविक संस्थापक ना महावीर स्वामी को ही कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है क्या कि सुविधिनाथ। तो देखिए सुविधिनाथ जो है नहीं 9वें नंबर के तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह मकर नहीं मतलब मगर है, वही मगरमच्छ मगर है, सही है। नेक्स्ट है आपका शीतलनाथ, इनका जो फ्रेंड्स प्रतीक चिन्ह है ना वो श्रीवत्स से है, या उसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं, श्रीवत्स या क्या बोले फ्रेंड्स, या कल्प वृक्ष भी क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि श्रेयांश नाथ। तो देखिए श्रेयांश नाथ जो थे ना 11वें तीर्थंकर हुए, इनका गेंडा ये भी सही है। और वुसु पूज्य जो थे ये 12वें तीर्थंकर थे, और इनका जो फ्रेंड्स आपका प्रतीक चिन्ह था ना वो वड़ा का मतलब सुअर नहीं, इनका प्रतीक चिन्ह भैंस था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो याद रखिएगा भैंस था, भैंस। और ये बड़ा जो सुगर जो है ना, इस प्रतीक चिन्ह किसका था, तो बिमल नाथ का जो 13वें तीर्थंकर थे, बिमल नाथ का जो प्रतीक चिन्ह क्या था, सुअर था, वड़ा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर कि मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था। तो देखिए फ्रेंड्स, मौर्य काल में जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को ना फ्रेंड्स, उसको हम लोग छंदवासिनी कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर छूटा हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या कहते हैं, छंदवासिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छंदवासिनी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक ऑप्शन है रूपा जीवा। तो देखिए ये जो वैश्यावृत्ति महिलाओं को ना रूपा जीवा का है, तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि वैश्यावृत्ति महिलाओं को क्या कहा जाता था मौर्य काल में, तो रूपा जीवा कहा जाता था। एक है आपका गणिकाध्यक्ष। तो देखिए मतलब कि वैश्यालय के जो प्रधान को ना गणिकाध्यक्ष कहा जाता था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 4 नंबर कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वड़ा थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि गुर्जर प्रतिहार, तो सबसे पहले ना ये गुर्जर प्रतिहार जो शासक था ना, ये राजपूत राजवंश था इसमें, ठीक है। और इसका जो संस्थापक था कौन था, स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा कि वत्सराज प्रथम इसके संस्थापक थे, वत्सराज, ठीक है।
और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिहिर भोज, यानी कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी, तो मिहिर भोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है। तो देखिए अब कौन सी रचना जो है तमिल बाइबिल कहा जाती है, तो याद रखिएगा कि तिरुककुरल, याद रखिएगा तिरुककुरल को क्या कहते हैं हम लोग, तमिल बाइबिल कही जाती है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे सी है शिल्पाधिकारम। याद रखिएगा मैं बताया था ये जो इलांगो आदिगल की रचना है शिल्पाधिकारम, और इसमें पायल की कहानी की रचना, मैं इससे पहले वाले टेस्ट में बताया था आपको कि शिल्पाधिकारम जो है ये इलांगो आदिगल की रचना है और ये पायल की कहानी की रचना है इसमें। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका कि तोल्कापियम। तो तोल्कापियम जो देखिए ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है और इसकी रचना ना तोल्कापियर ने की थी, तोल्कापियर ने, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि देखिए भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में यह सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होनी चाहिए। यह कथन किस विद्वान की है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो कथन जो है ना किसने कहा था, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं रजिया सुल्तान की। तो ये प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, ये दिल्ली की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसे आता है। और ये गद्दी पे 1236 से लेके 1240 तक ये क्या हुआ था कि गद्दी पर बैठी थी। ठीक है ना, और याद रखिएगा कि मिनहाज उस सिराज ने यह कहा था। और याद रखिएगा कि तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी, तो मिनहाज उस सिराज ने रचना की थी, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था। देखिए विजयनगर का अर्थ पता है क्या होता है, जीत का शहर होता है। और याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का दोनों भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, तो देखिए इसको जो हम लोग कहते हैं ना फ्रेंड्स, इसको वलनाडु कहते हैं। अब देखिए वलनाडु बोलिए या कुट्टम बोलिए, इसी को बोलते हैं। मतलब क्या कि जिला को ना वलनाडु या कुट्टम कहा जाता था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नाडु लिखा हुआ, नाडु से देखिए कि अगर परगना को क्या कहते थे, नाडु कहते थे। नेक्स्ट है आपका सी में देखिए मेलाग्राम। तो मेलाग्राम में 50 गांव का समूह को मेलाग्राम कहा जाता था। ठीक है, और उड़, तो याद रखिएगा कि ग्राम को क्या कहते थे, उड़ कहते थे, और प्रांत को मंडलम कहते थे। ध्यान रखिए प्रांत को क्या कहते थे, तो मंडलम कहते थे। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वह वहाँ का शासक कौन था। तो देखिए सबसे पहले कि अकबर ने कश्मीर का अभियान कब किया, तो 1585-86 में क्या हुआ था कि अकबर ने कश्मीर का अभियान किया था। ठीक है, और वहाँ का जो शासक था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ का शासक था यूसुफ खां। याद रखिएगा कौन था, तो यूसुफ खां था। अगर हम बात करते हैं क्या कि हकीम मिर्जा, तो याद रखिएगा कि हकीम मिर्जा मतलब कौन था काबुल के शासक कौन था, हकीम मिर्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काबुल का शासक कौन था, तो हकीम मिर्जा था। जानी बेग, तो ये सिंध का शासक था। याद रखिए जानी बेग कहाँ का शासक था, सिंध का शासक था। दाऊद का, ये तो VVI समय बहुत इंपॉर्टेंट है दाऊद का, क्योंकि बिहार का शासक कौन था, तो ये दाऊद खां था। और बिहार और बंगाल का जब अभियान जब 1574 से 76 में जब अकबर ने किया था, तो वहाँ का जो बिहार का जो शासक था कौन था, तो दाऊद खां था। ठीक है अगला है देखिए एक और यहाँ पे बता देते हैं कि मेवाड़ का शासक कौन था, तो उदय सिंह था। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तो डेट लिख लीजिएगा 1746 से 48 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से लेके 54 में दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। और तीसरा फ्रेंड्स जो हुआ था ना, वो 1756 से लेके 1763 के बीच में तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो देखिए तो सबसे पहले क्या कि तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 में हुआ था। इसका तत्कालीन कारण था कि फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना। और याद रखिएगा ये जो 1763 में जो ये हुआ था, तो 1763 में जो हुआ था ये पेरिस की संधि से क्या होता समाप्त हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब सॉरी तृतीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें 1763 के पेरिस की संधि के साथ ही क्या होता समाप्त हुआ था। और याद रखिए प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था ना, उसका तत्कालीन कारण क्या था, तो अंग्रेज अधिकारी द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा करना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर देखिएगा कि 1857 की क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका मृत्यु कहाँ हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं ना, देखिए 1857 क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील ना विद्रोह दबाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका जो मृत्यु हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और कानपुर में कौन विद्रोह को दबाया था, तो याद रखिए कैंपबेल ने दबाया था। और इलाहाबाद में तो कर्नल नील ने विद्रोह को दबाया था, कर्नल नील ने इलाहाबाद में, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर की नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो देखिए नामधारी आंदोलन जो है ना ये चलाया गया था बाबा राम सिंह कुका के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और कुका आंदोलन का नेतृत्व भी बाबा राम सिंह कुका ने ही किया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत में होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु किस कमीशन का गठन किया गया था। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, तो बेलवी कमीशन का गठन किया गया था। और याद रखिएगा कि वेलवी की अध्यक्षता में बेलवी कमीशन के गठन किया गया था, कब, तो 1895 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था ना, तो उस जब स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 में। तो स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ था कि वैलेंटाइन सिरोल ने ना बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो याद रखिएगा ये कब, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में। आपको पता है फ्रेंड्स कि होम रूल आंदोलन कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन हुआ था 1916 में, ठीक है। और देखिए गदर आंदोलन के दौरान, तो देखिए गदर आंदोलन से याद रखिए गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। और ऑप्शन डी में है खेरा आंदोलन के दौरान। तो देखिए खेरा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया था। और एक और पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि खेरा आंदोलन को प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम असहयोग आंदोलन को खेरा आंदोलन के नाम से हम लोग जाना जाते हैं। और पता है फ्रेंड्स आपको कि बाल गंगाधर तिलक इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है 14 नंबर की वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स वह कौन सी जगह थी, तो याद रखिएगा वह जगह का नाम क्या है आपका, तो लखनऊ। याद रखिएगा कि लखनऊ में हुआ था और जहां पे अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। और याद रखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1936 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी अध्यक्षता में, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। और इसके अध्यक्ष भी कौन थे, यही थे, याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो उसमें बहुत सारे लोग, आपको पता है कि बहुत सारे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे निर्दोष क्या हुआ उसमें मारे गए थे। तो उसमें क्या हुआ था ना कि अंग्रेजों की तरफ से एक हंटर कमीशन आयोग का गठन किया गया था। तो इसकी रिपोर्ट की जांच करने के लिए महात्मा गांधी को यह सौंपा गया था। और महात्मा गांधी ने हंटर कमीशन रिपोर्ट को कहा था कि ये एक आप निर्जलापूर्ण और लिपापोती वाला एक रिपोर्ट है, महात्मा गांधी ने यह कहा था, ठीक है। अगला 16 नंबर कि उच्च एशिया की रेड किस हिमालय को कहा जाता है। तो ये जो फ्रेंड्स आपको कहा जाता है ना, ये ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। ट्रांस हिमालय जो काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर की बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है। तो देखिए बिहार में जो स्थित कैमूर हिल है ना, ये विंध्यवन श्रेणी का हिस्सा है। और याद रखिएगा कि विंध्यवन श्रेणी जो है ना भारत को 2 भागों में बांटती है। और अरावली श्रेणी आपको पता है कि राजस्थान में है। मालवा का पठार आपको पता है कि ये मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में, ठीक है। और सतपुरा आपको मध्य प्रदेश गुजरात यहाँ से में सतपुरा श्रेणी मिलती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर कि निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नदी को फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा शारदा नदी को। तो शारदा नदी को हम लोग गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला 19 नंबर की पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक का लाभदायक होता है। देखिए फ्रेंड्स पश्चिमी विक्षोभ से समझते क्या होता है। देखिए ये भूमध्य सागर में होती है पश्चिमी विक्षोभ। और देखिए फ्रेंड्स ये जो होती है ना कहाँ कहाँ बहती है, तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में ठंड के दिन में ये पश्चिमी विक्षोभ होती है, ठंड के दिनों में। तो याद रखिए ठंड के दिनों में आपको पता है कि ठंड के दिनों में कराती है, तो इससे गेहूं को लाभ होता है। ठंड में गेहूं रोपा जाता है ना, गेहूं हो गया, चना, मटर, ये सब, तो ये रबी फसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स एक्चुअली तो उंगली में फ्रैक्चर है, क्योंकि देखिए ये तो ऐसे टांगना पड़ता है उंगली को, लेकिन मैं नीचे करता हूँ तो ये उंगली में दर्द होता है फ्रेंड्स। देखिए मैं दर्द हो रहा है फिर भी आप लोग के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपका अब, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स उधर होली भी था थोड़ा सा, तो क्लास जो डेली प्रैक्टिस टेस्ट होते थे वो क्लोज हो गया था, तो एक बचा था। मैं सोचा कि मैं आपको करवा दूंगा आराम से, थोड़ा सा अगर रिलीफ मिले तो थोड़ा सा रिलीफ मिला तो मैं आप लोग के वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। उंगली अभी दर्द कर रहा है फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं आप लोग के लिए कंटिन्यू फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइन
वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो अरे क्या ही करें फ्रेंड्स। प्लीज़ जो भी कोई छोटा चैनल है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। उंगली फ्रैक्चर है, मैं फिर भी आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ब्रजपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखिए ब्रजपोहा जो जलप्रपात है ना वो फ्रेंड्स किस नदी पे है, तो याद रखिएगा ये मांडवी नदी पर है। ब्रजपोहा जलप्रपात जो है किस नदी पर है, मांडवी नदी पर है। और आपको पता है फ्रेंड कि दूध सागर भी जो है ना ये मांडवीय नदी पर स्थित है, दूध सागर। लेकिन दुग्ध सागर जो है ना, ये दुग्ध सागर ये नर्मदा नदी पर है। याद रखिएगा दुग्ध सागर किस पे है, तो नर्मदा नदी पर है। कपिल धारा जलप्रपात भी कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। और याद रखिएगा ब्रजपोहा जलप्रपात ये कहाँ है, तो गोवा में, ठीक है, गोवा में है, मांडवी नदी पर, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका लूनी नदी है। देखिए लूनी नदी जो है ना फ्रेंड्स, ये जैसी कच्छ के रन में जाती है तो ये लुप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि कच्छ में रन में जाने से लुप्त होने वाली नदी कौन सी है, तो लूनी नदी है। और याद रखिए कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, तो कावेरी नदी पे है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा। अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, ध्यान रखिएगा असत्य पूछा जा रहा है। तो देखिए कुछ वनस्पति स्थल और राज्य, देखिए कुछ ये धर्मा वनस्पति स्थल कहाँ है, देखिए गुजरात में नहीं, पहला ही गलत हो गया, ये कहाँ है तो उड़ीसा में है, ठीक है। धर्मा जो वनस्पति स्थल उड़ीसा में है, कुंडापुर वनस्पति स्थल कर्नाटक सही है, उसके बाद वैतरना वनस्पति स्थल महाराष्ट्र सही है, और कुचुवेली है तमिलनाडु में, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर के सरदार सरोवर परियोजना में सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले ना कि सरदार सरोवर परियोजना जो कहाँ है, तो गुजरात राज्य में ना केवड़िया गांव में है, याद रखिएगा। यहीं पे ना आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो आपको स्टैचू वहाँ पे दिखेगा, तो केवड़िया गांव में है ये, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है और यहीं पे उनका स्टैचू है, 182 फीट ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू वहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स इससे ना लाभान्वित राज्य कौन है, तो गुजरात है, क्योंकि गुजरात राज्य में है। लेकिन दुष्प्रभावित राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, तो ये भी ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका 23 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो देखिए स्थानांतरित कृषि और राज्य, तो देखिए अगर हम बात करते हैं स्थानांतरित कृषि का मतलब समझते हैं झूम कृषि, ठीक है ना। तो देखिए बेगमा जो झूम कृषि यानी कि स्थानांतरित कृषि है ना, वो आपको कहाँ है, तो मेघालय में सही है। कुमारी जो है आपका पश्चिमी घाट में सही है। कुरुबा जो है ना फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि ये झारखंड में है, याद रखिए। कुरुबा जो कृषि है वो कहाँ है, तो झारखंड में है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कौन सा है, तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में 2-3 याद रखिएगा कि डेप्पा, डाहिया और देवर। डेप्पा, डाहिया और देवर जो कृषि जो है वो कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में है। और पामलू जो है आपका मणिपुर में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये गलत है, ठीक है। अगला आपका 24 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले देखिए कि बालाघाट हीरो की खानों के लिए जाना जाता है, नहीं जाना जाता है। और मझगांव मैगजीन के भंडारों के लिए जाना जाता है, बिल्कुल नहीं जाना जाता। देखिए फ्रेंड्स उल्टा कर दिया है, जो बालाघाट जो है ना वो बालाघाट जो है फ्रेंड्स आपके मैगजीन के लिए जाना जाता है, ठीक है, मैगजीन के भंडारों के लिए। मझगांव जो है हीरो की खानों के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि बालाघाट जो है मध्य प्रदेश में है, ये जो है मैगजीन के खानों के लिए जाना जाता है। और मझगांव जो है वह हीरो के खाने के लिए भंडारों के लिए जाना जाता है। ये आपका मझगांव जो है मध्य प्रदेश में है और बालाघाट भी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगला 25 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो देखिए कलपक्कम, तो आपको पता है कि कलपक्कम जो है ना फ्रेंड्स कर्नाटक में नहीं बल्कि तमिलनाडु में, याद रखिएगा, ठीक है। तमिलनाडु में है, कलपक्कम हो गया, कुन्नकुलम हो गया, ये तमिलनाडु में है। आगे देखिए जैतापुर जो है आपका महाराष्ट्र में, जैतापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का है, महाराष्ट्र में है। उसका है कि काकड़ापाड़ा जो नाभिकीय ऊर्जा जो है गुजरात में सही है। उसका है कि कुंडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में सही है, ठीक है। और याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कर्नाटक में कौन सा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, तो याद केगा, कर्नाटक में कौन है फ्रेंड्स, तो केगा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यूपी में नरोरा है, ठीक है। और रावत भाटा राजस्थान में है। और मध्य प्रदेश में क्या है, ये जो फ्रेंड्स आपके जो हो गया फ्रेंड्स, तो देखिए तारापुर जो आपका जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र वो कहाँ है, तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो याद रखिएगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि कालपक्कम जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 26 नंबर कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन जो हुआ था ना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना ऑप्शन मिस्टेक है। अब किसी भी ऑप्शन को 1957 बना लीजिए, तो चलिए ऑप्शन बी बनाते हैं, 1957 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी कर लीजिए, 1957 में हुआ था इसका स्थापना। और देखिए फ्रेंड्स यही आपको यहाँ पे और अदर यूट्यूब चैनल में अंतर। देखिए फ्रेंड्स अगर आप जो सर है हमारे ज्ञान बिंदु सर, जो वो कहते हैं क्या
कि मैं बहुत सारे ऑप्शन में गलती देता हूं, ताकि जो भी अगर पेड कोर्स लेते हैं तो आंसर तो उनको कहीं से मिल जाता है, तो फ्रेंड्स उसमें बहुत सारे ऑप्शन में ना मिस्टेक होते हैं। इसीलिए आप प्लीज़ उन वीडियो पे भरोसा ना करें जो एक्चुअली कोई भी और यूट्यूब पे अपलोड किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ ये ऑथेंटिक है, मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं इसको अच्छे से समझता हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को प्रोवाइड करता हूँ फ्रेंड्स। प्लीज़ पीसीएस मेकर से इसीलिए जुड़िए। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी होता, तो 1954 मार लेते, आपके एग्जाम में 1 नंबर कट जाता, आप रिजल्ट से पीछे हो जाते, तो इसका स्थापना होता 1957 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर चारों गलत है, तो इसका राइट आंसर 1957 हो जाएगा। तो यही बस यहाँ पे है फ्रेंड्स, ताकि अच्छा हो, बाकी आप आगे आपकी मर्जी फ्रेंड्स। 27 नंबर क्वेश्चन है क्या कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो देखिए, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है ना फ्रेंड्स, वो कहाँ अवस्थित है, तो ये जो अवस्थित है आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अगला 28 नंबर की चितपावन जनजाति किस राज्य की है। तो देखिए, चितपावन जो जनजाति है जो है ना फ्रेंड्स, वो आपके कहाँ पे है, तो ये आपके चितपावन जो है ना, ये ब्राह्मण की जनजाति थी और ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर कि कालियट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, कालियट्टम जो है ना, वो केरल का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन की बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थित है बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है 31 नंबर कि विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से की गई। पता है फ्रेंड्स कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, शक्ति का बंटवारा होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है ना शक्ति का बंटवारा। आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या हुआ था, कि ब्रिटिश कंपनी का अंत हो गया था, और भारत शासन अधिनियम 1861 में क्या हुआ था कि विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत जो हुई थी वो भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत हुई थी। और अगला भारत शासन अधिनियम 1892 में क्या हुआ था कि भारत में अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत हुई थी भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले याद रखिएगा कि ये धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, ये कोई हमारे संविधान में नहीं था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1976, ये डेट याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ था कि 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द को इसमें जोड़ा गया था, ठीक है ना। और ये भी याद रखिएगा। और बात करते हैं क्या धर्मनिरपेक्ष जो है ना, भारत में अमेरिका ब्रिटेन भारत अमेरिका और ब्रिटेन क्या है, तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 3 हुआ है, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है ना कि हमारे संविधान में लिखा गया कि हमारे देश में कोई भी अपना धर्म नहीं है, लेकिन जो लोग जिस धर्म को मानेंगे उसको मान्यता दी जाएगी। मतलब क्या भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 33 नंबर की भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब की गई थी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि राज्य पुनर्गठन आयोग की मतलब स्थापना कब की गई थी, तो दिसंबर 1953 में इसका किया गया था फजल अली की अध्यक्षता में। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा किसकी अध्यक्षता में, तो फजल अली की अध्यक्षता में क्या हुआ था, दिसंबर 1953 में इसका गठन किया गया था। और ये रिपोर्ट अपना कब पेश किया था, तो 1955 में क्या हुआ था कि अपना रिपोर्ट पेश किया था। और याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन 1956, ये डेट याद रखिएगा कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसमें 14 राज्य बनाए गए थे भाषाई आधार पर, याद रखिए 14 को राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन 34 नंबर की विधि के समान संरक्षण भारतीय संविधान से कहाँ ग्रहण किया गया। देखिए, विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है और यह अमेरिका से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 35 नंबर के द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय पिछड़ा वर्ग का जो आयोग का जो गठन हुआ था ना, ये हुआ था 1979 में, ठीक है, याद रखिएगा 1979 में हुआ था। बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन हुआ था 1979 में और बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप लोग को लग रहा हो कि प्रथम कब हुआ था, तो ये भी जरूरी है ना। तो मैं वही बताता हूँ कि प्रथम जो पिछड़ा आयोग का गठन हुआ था वो 21 जनवरी 1953 को हुआ था। 21 जनवरी 1953 को हुआ था। और याद रखिए काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुआ था। काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। 36 नंबर है क्या कि मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का एक मौलिक अधिकार है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि मतदाता का जो उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार, तो देखिए सूचना का अधिकार जो है ना, ये आपका एक स्वतंत्रता का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, सूचना का अधिकार, बोलने का अधिकार एक स्वतंत्रता अधिकार है। और ये अनुच्छेद याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 से 22 में आपका क्या है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए समानता का अधिकार को पता है कि अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है फ्रेंड्स, समानता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में यह वर्णित है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
अगला आपका 37 नंबर कि वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो आपका वर्णित है ना, अनुच्छेद 59 में वर्णित है। मतलब क्या कि वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है और राष्ट्रपति निर्वाचन होने पर उसे सदन की मतलब राष्ट्रपति जैसे ही बनेंगे तो उस सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 59 में वर्णित है। और फ्रेंड्स पता है अनुच्छेद 57 में क्या है? अनुच्छेद 57 में है ना कि एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, पुनर्निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 57 में कहा गया। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आपको पता है। ठीक है, अनुच्छेद 58 में क्या है? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता होती है अनुच्छेद 58 में है। और ये अनुच्छेद 355 पता है क्या है? ये जो है ना कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि राज्यों को बाह्य आक्रमण से बचाने का, अनुच्छेद 355 में यह कहा गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी आपका 59 सही हो जाएगा अनुच्छेद। 38 नंबर क्वेश्चन है क्या कि आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वेसर्वा कौन होता है? तो देखिए आपातकाल के दौरान जो राजनीतिक स्तर पर जो आपदा प्रबंधन का सर्वेसर्वा जो होता है मेन कौन होता है? तो याद रखिएगा ये होते हैं प्रधानमंत्री, देश के कौन होते हैं? पीएम। अगला 39 नंबर कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो जांच की जाती है ना, ये किसके द्वारा जांच की जाती है फ्रेंड्स, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो जांच की जाती है फ्रेंड्स, इसका देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो इसको जांच की जाती है फ्रेंड्स ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। लेकिन किसके सिफारिश पर? तो याद रखिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के सुझाव पर क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है इसकी जांच करती है। अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों का विकल्प असत्य है, तो इसमें से कौन सा विकल्प असत्य है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। तो जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है और ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल आपका सही है, अनुच्छेद 107 में यह कहा गया है। ऑप्शन बी देखिए कि राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया हो तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है? तो नहीं, खत्म नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है फ्रेंड्स, ये आपका गलत हो जाएगा, सत्य, खत्म नहीं होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको कि जो विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया हो वे विधेयक विघटन से समाप्त नहीं होते, तो हाँ हो जाते, बिल्कुल सही है। और यदि किसी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई हो तो लोकसभा के विघटन में विधेयक समाप्त नहीं होता, तो ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स ये असत्य, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक सकती है? देखिए फ्रेंड्स, विधानसभा मतलब कि क्या होता है ना कि विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद के जो होती है ना एक्चुअली 3 माह तक तो रोक सकती है, लेकिन फिर क्या होता है ना कि दोबारा जब उसको भेजता है ना तो 1 माह और रोक देता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 4 माह तक। कुल जो होता है ना यहाँ पूछा जा रहा है कि केवल कितने समय तक रोक सकती है, तो केवल जो है ना कुल 4 माह तक रोक सकती है। ऐसे तो 3 माह होता है, लेकिन फिर उसको दोबारा जब भेजेंगे तो 1 माह को ऐड कर देते हैं, तो 4 माह हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा 6 माह से आपसे याद रखिएगा कि लोकसभा या राज्यसभा 6 माह तक इसको रोक सकती है, ध्यान रखिएगा। अगला 42 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सबसे पहले देखिए विषय और संघ है। तो देखिए मजदूर संघ आपको पता है कि संवर्धित सूची में आते हैं, ये आपका सही है। सीमा शुल्क आपका राज्य सूची नहीं बल्कि संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची, डाकघर बचत बैंक संघ सूची आपका सही है। अगला आपका 43 नंबर कि मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया था? तो देखिए मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम जो आया था ना वो 1994 1994 में आया था। 1952 में आया था क्या? तो परिवार नियोजन जो अधिनियम जो 1952 में आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया था? तो याद रखिए 58वें संविधान संशोधन 1987 में 1987 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि तहत हिंदी भाषा को प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया था। अब देखिए 61वां संविधान संशोधन कुछ याद आ रहा है फ्रेंड्स? देखिए 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में 1989 में हुआ था, जिसमें 21 वर्ष से वोट देने का अधिकार जो 21 वर्ष से हटाकर उसको 18 वर्ष कर दिया गया था। अब 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1992 में 71वां संविधान संशोधन। अब याद रखिए 72वां कब हुआ था? तो ये भी हुआ था 1992 में ही हुआ था 72वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल, मैं डेट के साथ बता रहा हूँ, 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था फ्रेंड्स कि 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
अगला 45 नंबर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखिए स्वतंत्र भारत की पूछा जा रहा है, ऐसे एक्चुअली पूछा जाए कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1834 में हुआ था। प्रथम विधि आयोग का स्थापना 1834 में पहली बार लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। लेकिन पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली बार, तो ये हुआ था 1955 में। और याद रखिए MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में हुआ था। याद रखिए 1955 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि डर्बी कप का संबंध किस खेल से है। तो देखिए डर्बी कप का जो संबंध है घुड़दौड़ से है। ठीक है, घुड़दौड़ से। अगला क्वेश्चन है आपका बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है, तो ये डायमंड में खेला जाता है। बेसबॉल डायमंड में, कोर्स जो गोल्फ जो है कोर्स में खेला जाता है, जूडो या कराटा मैट पे खेला जाता है, ट्रैक पे दौड़ होता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो किससे भाग दिया जाता है, देश की कुल जनसंख्या थे, तो देश की कुल जनसंख्या से भाग देते ताकि प्रति व्यक्ति आय निकल सके। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की हवाला क्या है। तो देखिए हवाला जो है ना विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, जिसको हवाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है। तो ये जो होता है ना वो सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो टेस्ट है ये कंप्लीट हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स ये दरोगा फैक्ट आपको पता है, इनके नाम से आपको भी ये जो रोशन आनंद सर ये जाने जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा, कोशिश करूँगा कि अगर दर्द कम करे, मैं मेडिसिन लेके मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।